जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सामान्य जीवन में देखने के लिए घटनाएं मिलती हैं लेकिन उसका कारण हमें नहीं पता होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो घटनाएं दिख रही हैं सच में उसके पीछे का साइंस क्या है। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, तो यह वीडियो आपके प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त बेसिक जानकारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे और वहां पर ज्ञान सर ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें जो कोड है सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं लगाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है और इसके बाद इसका उत्तर अर्थात कारण दिया है। पहला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? देखिए अगर आप किसी बोतल में पानी भरकर उसे फ्रीज करेंगे अर्थात ठंडा करके जमाएंगे तो बोतल टूट जाएगा। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? जो बर्फ का आयतन होता है ये पानी के आयतन से ज्यादा होता है, अर्थात पानी जमने पर फैलता है। मतलब जब पानी को बर्फ बनाएंगे तो देखिए ऐसे समझिएगा कि आपने एक कंटेनर लिया, इसमें आपने पूरा फुल पानी भरा था, जब ये बर्फ बनेगा तो इसके ऊपर जाएगा, लेकिन बॉटल तो बंद होता है जिसके कारण वो फैल नहीं पाता और बॉटल टूट जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? अगर आप सड़क पर चलेंगे और बर्फ पर चलेंगे तो बर्फ पर चलना कठिन होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए हमारे चलने में घर्षण का बहुत बड़ा योगदान होता है, घर्षण हमें सपोर्ट करता है तब हम चल पाते हैं, तो बर्फ पर घर्षण कम होता है जिसके कारण चलना कठिन होता है। यही आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब घर्षण कम हो जाता है तो व्यक्ति स्लिप करके ज्यादा गिरते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लोहे की कील पारे पर में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील अगर आप इसको पारे पर तैराएंगे तो तैरेगा लेकिन पानी में डूब जाएगा। इसका कारण यह कि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक और पारे से कम होता है। देखिए जिस पदार्थ का घनत्व तो अधिक होगा वो डूबेगा। अब जैसे मान के चलिए आपने एक पानी का बॉटल लिया या फिर पानी का एक जार लिया और आपने पारे से भरा एक जार लिया, तो पानी का घनत्व तो कम है और लोहे का ज्यादा अर्थात लोहा डूब जाएगा। और पारे से में जब आप रखेंगे तो पारे का घनत्व तो ज्यादा, इस वजह से लोहा उसमें नहीं डूबेगा अर्थात लोहे की कील नहीं डूबेगी। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपने किलो के डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पर घनत्व तो दिया है। देखिए प्रॉपर्टीज किसी भी पदार्थ की 2 तरीके की होती है, गहन और एक विस्तीर्ण। तो इसी से आप क्लियर कर लेंगे कौन परिवर्तित होगा और कौन नहीं होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10, अर्थात एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहे हैं, मान के चलेगा कि कोई आइसबर्ग है वो 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर का है, तो उसका सिर्फ 10 वर्ग मीटर आपको बाहर दिखाई देगा, 90 वर्ग मीटर समुद्र के भीतर रहेगा। आगे दिया, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और गलनांक घटता है तो वहां पर पानी बन जाता है और फिर जैसे ही आप प्रेशर कम करेंगे फिर से बर्फ बन जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं। आगे दिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अगर आप हवाई जहाज में पेन लेकर जा रहे हैं तो स्याही निकलने लगेगी, क्यों? क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब के कमी के कारण। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्यों? देखिए अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पानी 100 से नीचे उबलेगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। आप रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे अणुसंख्य गुणधर्म। जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है उसमें होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के साथ साथ क्वथनांक का भी अवनमन होता है। जब क्वथनांक का अवनमन मतलब उसका क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी उबलने लगता है। आगे दिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखिएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगर वायु दाब मापी इसका रीडिंग अचानक से गिरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आगे तूफान आने वाला है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण ये कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, मतलब पानी वहां पर जल्दी उबलेगा। आगे दिए हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी उसका दाब बढ़ जाएगा, जिससे गुब्बारा फट जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, नाभिकीय संलयन के कारण, ये भी याद रखना है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ mv²। देखिए mv², अगर v को आप जैसे 2 है अगर तो यहाँ पे एनर्जी 4 होगा। अगर आप इसको जैसे बढ़ाएंगे, से आपने 2 से 4 कर दिया तो ये 4 से 16 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 गुना किया गया लेकिन ये 4 गुना हो गया। तो हाफ mv², अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप डिराइव कर लेंगे। आगे दिए कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बच जाए। मतलब गुरुत्व केंद्र को आधार के अंदर बैलेंस करने के लिए वह झुकता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है, इसे याद रखिएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। देखिए भार और द्रव्यमान की बात करेंगे। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हमेशा m से इंडिकेट करते हैं, जबकि जो भार होता है mg। मतलब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कराएंगे तो भार मिलेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह पर अलग होता है और चंद्रमा के सतह पर अलग होता है, इसी कारण भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट होगा, क्योंकि यह पदार्थ का मूल गुण होता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट, देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष जो भार है वो वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही होती है तब। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कितना करीब है, तो 1/6। अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में 1/6 का रेशियो होता है। मतलब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। लोलक की कालावधि जो है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात एक लोलक की अवधि क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, ये निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जो लोलक घड़ी है गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अब पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोइसों अनुपात कहते हैं, ये याद रखिएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतह तनाव के कारण, तो आपको सीधा याद रखना है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। देखो यहाँ पे जो तेल दीप की बत्ती या फिर ऐसे समझिएगा जो लालटेन है उसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो केशिका क्रिया होता है, केशिका क्रिया के कारण ये ऊपर उठता है। श्यानता की इकाई है पॉइज, साधारण सा पॉइंट है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ये ग्रीस से, अर्थात ग्रीस देश से इनका संबंध था। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। देखिए तरंगों की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो इसमें जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग के द्वारा चमगादड़ ये पहचान लेते हैं या जान जाते हैं कि उनके आगे कौन सा अवरोध आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया पराश्रव्य वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य ध्वनियों की बात करेंगे तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम हर्ट्ज की ध्वनि तरंग रहेगी तो भी आप उसे नहीं सुन सकते और 20,000 से अधिक रहेगी तो भी नहीं सुन सकते।
आगे दिया है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए, जो ध्वनि का चाल है ये दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो दाब आप दोगुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, लेकिन जो ध्वनि की चाल रहेगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? इस्पात में। अगर इस्पात की बात करेंगे अर्थात स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होता है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, ये भी याद रखना। 100 डेसिबल का शोर किस स्तर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। आगे दिया, यदि सितार और बांसुरी को एक ही स्वर पर बजाया जाए तो इनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन। जो इको उत्पन्न होता है, इको, ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार की बात करेंगे, सोनार का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, है ना। यहाँ पे मैं नाम इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, साउंड नेविगेशन। नेविगेशन की मीनिंग ये होगी एंड रैंकिंग, है ना। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। देखिए, कई बार क्वेश्चन फुल फॉर्म में बन जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ये यूज किया जाता है नौ संचालकों द्वारा, अर्थात समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव। अभी जस्ट पहले आपने देखा है कि ध्वनि में उतार चढ़ाव, तो डॉपलर इंपैक्ट इसको कहते हैं। आगे दिया, आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर दिया है, द्रव में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो अगर द्रव की बात करेंगे तो द्रव में उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की 1 परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका कारण ये देखिए, दोनों परतों के बीच में संपुटित वायु। इसका मतलब ये समझिएगा कि आपने एक कपड़ा लिया कुछ मोटाई का, उसका ऐसे 2 परत बना दिया, और अब एक कपड़ा लीजिएगा, एक ही परत रहेगा, इससे दोगुना मोटाई रहेगा, फिर भी गर्मी इसमें ज्यादा रहेगी, इसके बीच में वायु की परत जमा हो जाएगी। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, जिससे गर्मी कम लगेगी। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, यह भी अच्छा पॉइंट है। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई भी ठोस अगर सीधा गैस बन जाए अर्थात द्रव ना बने तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस से सीधा द्रव बनने की प्रक्रिया। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण ये कि जो आर्द्रता होती है इसमें पसीना का वाष्पन नहीं होता, अर्थात पसीना तरल फॉर्मेट में शरीर से चिपका रहता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदल जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे वहां पे क्या होता है? क्वथनांक कम हो जाते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। देखिए, जो भाप होता है, वेपर होता है, उससे अगर जलेंगे तो अधिक जलन होगा, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा छिपी रहती है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दिया है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती, तरंग एवं कण दोनों के समान होती। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं, मतलब जब कभी भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो इस घटना में सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, यह भी याद रखिएगा। आगे दिया है, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। मतलब जो हीरे की असाधारण चमक होती है इसका प्रमुख कारण है अपवर्तन सूचकांक। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती तो इंद्रधनुष के समान रंग की दिखाई देती। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटना के आधार पर। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए दिया है, किस गुणधर्म के आधार पर पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण किसी द्रव में डूबा हुआ कोई पदार्थ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे के से कांच में गति करता है तब। मृग तृष्णा अर्थात जो मिरेज है ये किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के का कारण है धूलकण। अगर धूलकण नहीं रहेगा तो विसरण नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए कहीं भी आप देखेंगे जो डेंजर का साइन होता है वहां पे लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब प्रकीर्णन अगर कम होगा तो ये प्रकाश दूर तक दिखाई देगा, इसी वजह से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए आकाश में परावर्तन होता है और जो जल के कण है इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसी कारण समुद्र नीले रंग का प्रतीत होता है। आगे दिए साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण। देखिए जो कार होता है, बाइक होता है, इसका साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ये छोटा दिखाई देता है और अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये उल्टा और वास्तविक बनता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस। अगर पानी में हवा का बुलबुला बनाए तो वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसमें वह परावर्तित नहीं करता है। मतलब देखिए कोई भी अगर आपको रंग दिखाई दे रहा है अर्थात उस पदार्थ ने उस कलर को परावर्तित नहीं किया है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। अगर लाल कांच को अगर आप अधिक गर्म करेंगे तो हरे रंग का दिखाई देगा, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर दिया हरा रंग। आगे दिया है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा, यह भी पॉइंट यहां से आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। देखिए आगे दिया है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफेद। अगला पॉइंट दिया है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट, आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना यह आइरिस का काम है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर दिया है दूरदृष्टि दोष के निवारण में काम में लेते हैं। देखो इस पॉइंट की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर दूरदृष्टि दोष रहेगा तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर दिया दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, अच्छा पॉइंट है। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा की किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता है? तो आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलॉम का नियम। देखिए यहाँ पे कूलम्ब लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में कूलॉम कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को कहते हैं विभवांतर। देखिए किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो ये चांदी होता है। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अगर उच्च पारगम्यता होगा तो अत्यधिक चालक रहेगा। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है अर्थात निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं समान विभव पर। अगर उनका पोटेंशियल समान कर दिया जाए, विभव समान कर दिया जाए तो उनमें धारा प्रवाह नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ठीक, अब इसके बाद देखिए डीसी को एसी में जो परिवर्तित करता है वो इन्वर्टर होता है और ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही रखता है, बस उसके पोटेंशियल को चेंज कर देता है। देखिए और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर दिया हुआ है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में, अच्छा पॉइंट है याद रखना। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है तो यह नियम किसका नियम है? ओम का नियम। देखिए सीधा सीधा यहाँ पे विभवांतर और उसमें धारा मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसे कि R कहते हैं रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर दिया है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम। देखिए अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और यही श्रेणी क्रम में रहेगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फार्मूला यूज किया जाएगा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। आगे दिए एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। फिर आगे दिए एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कार बैटरी की बात करेंगे तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल एक प्रकार की प्राथमिक सेल होती है ना। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, अर्थात लोहे पर जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, तो फैराडे ने नियम दिया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु होता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, यहां पर दिया विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है किस धातु का बना होता है, तो हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हो तो प्रतिदिन कितनी विद्युत ऊर्जा का खपत होता है, 1 यूनिट का। नेक्स्ट दिया तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, ये ओल्स्टेड द्वारा किया गया था, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है, तो जनित्र अर्थात जनरेटर को बनाने में किया जाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती है। लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, है ना। परमाणु में के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं होते। न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये जे टॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने किया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो परमाणु क्रमांक होते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या से कोई लेना देना नहीं होता है, 2 और 2 4 हो जाएगा। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, इसे फर्मी भी कहा जाता है, एक फर्मी भी आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1, अर्थात हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट दिया ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में, है ना, समस्थानिक गुण तत्वों में होते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए अगर टूटेगा तो उसे नाभिकीय विखंडन कहेंगे और आपस में जुड़ेगा तो नाभिकीय संलयन कहेंगे। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिया परमाणु बम किस सिद्धांत पर बने होते हैं, तो परमाणु बम जो बना होता है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बना होता है। और यहीं पर अगर हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो ये नाभिकीय संलयन के आधार पर बना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा किरणों को। दोस्तों यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या डेटा दिया गया, तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। देखिए कोबाल्ट 60 से क्या होता है कि कैंसर का इलाज किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है क्योंकि इससे गामा से किरणें निकलती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के तौर पर यूज किया जाता है, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, सापेक्षता की विशिष्ट सिद्धांत, ये आइंस्टीन ने दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर और कुछ प्रश्न दिए गए, अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, मतलब अर्थात डायोड के द्वारा क्या होता है, धारा को कंट्रोल किया जाता है सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए। राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश के लिए।
त्रिविमी चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, अर्थात होलोग्राफी के द्वारा 3D फिगर्स प्राप्त किए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो कॉपरनिकस ने, अर्थात कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी और जितने ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे ब्रह्मांड की बात की गई है, वायुमंडल की बात नहीं की गई। अगर वायुमंडल कहता तो आप नाइट्रोजन को उत्तर देते, है ना। आगे दिए तारों व सूर्य में की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त होता है इंटरफेरोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा, अच्छा है कि तारों और अगर आकाशगंगा के व्यास की बात करेंगे तो इंटरफेरोमीटर से मापा जाता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं, तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के। किस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम है और पानी में डाल देने पर वो तैरने लगेगा? तो शनि ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। इसे याद रखिए कि यहाँ पे सेंचुरी लिखा है, ये सेंचुरी होगा, मतलब यह अंग्रेजी से लिखने में ऐसा हुआ है। नेपच्यून की खोज की थी, ये गैले ने किया था, है ना। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह की एक ऐसा क्षेत्र है जो कक्षाओं के बीच में विद्यमान है, तो मंगल और बृहस्पति। ऐसे ये पूछा जा रहा है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 365.25 दिन। यही जो 2.2525 है 4 वर्षों में मिलकर एक दिन एक्स्ट्रा बना देता है, जिससे लीप ईयर देखने के लिए मिलता है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? बृहस्पति। तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन है ना। आगे दिया रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण कहते हैं डिक्टाफोन। नेक्स्ट दिया है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो में और आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है GYANSIR, ज्ञान सर। इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।